हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके पास एक नए वीडियो के साथ। नया वीडियो मतलब नया ज्ञान, नई लॉ की जानकारी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जान ही चुके हैं, मेरा नाम है वैशाली शाह। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ और एडवोकेट भी हूँ। मैंने MBA HR में किया है और साथ ही साथ LLB और इंग्लिश में MA भी किया है। ये मेरा ब्लॉग है अमीशाली academy@blogspot.com। यहाँ सब मेरे सारे अब तक के वीडियोस के PDF फाइल को देख सकते हैं और कहीं कन्फ्यूज़न होने पर पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में, और साथ ही जानेंगे ये जो दिवाली पे कैलकुलेशन होता है बोनस का, वो कैसे किया जाता है। इससे जुड़े और भी जो सवाल है मेरे इस वीडियो में आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। कुछ समय बाद दिवाली आने वाली है, दुर्गा पूजा भी आने वाला है। इस समय सभी एम्प्लॉयज़ को बोनस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यही वो समय होता है जब हम पिछले सारे साल में काम करने का फ़ायदा हमें मिलता है। मतलब पूरे साल जब काम करते हैं, उस हर पूरे साल में तो सैलरी मिलती ही है, लेकिन हम लोग को एक बोनस के तौर पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। जबकि आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं देती है। कुछ कर्मचारियों को, कुछ एम्प्लॉय को तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है क्या ये भी पता नहीं है, और इसलिए वो लोग बोनस लेने से वंचित भी रह जाते हैं। मतलब उनको एम्प्लॉयर जो है उनके वो बोनस नहीं देते हैं, तो उनको लगता है शायद हम बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इसीलिए उनको पता नहीं रहता और वो उन्हें बोल पाते अपनी कंपनी को। जबकि बोनस पाना हर एम्प्लॉय का कानूनन अधिकार होता है। बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के नाम पे किसी को मिठाई का डिब्बा दे देती है, तो किसी को 100-200 रुपये पकड़ा देती है, या काम ठेकेदारी में काम करने वाले से लेकर बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज तक करती है। ऐसा ये मिठाई का डिब्बा पकड़ाना, 100 या 200 के नोट दे देना, ये हर जगह ऐसा होता है। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इसकी बारे में डिटेल्स जानकारी ही नहीं रहती है। अब हमें इस बोनस एक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण कंपनी हमारे साथ धोखा करती है और हम खुद के साथ धोखा होने देते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जानकारी अच्छे से ले लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा धोखा ना कर सके, क्योंकि बोनस पाना हर एक एम्प्लॉय का कानूनन अधिकार होता है। अब चलिए ये देखते हैं कि बोनस एक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये होनी चाहिए कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन बोनस दे रही है उसे कम से कम 5 साल का एग्जिस्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, और वो जो 5 साल है वो प्रॉफिटेबल कंडीशंस में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये, पूरे अकाउंटिंग ईयर में किसी एक दिन भी ऐसा होता है कि 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल होगी उस बोनस देने के लिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये किसी भी नॉन प्रॉफिट कंपनी, जैसे ट्रस्ट वगैरह होता है, ये सब में बोनस का कोई एक्ट लागू नहीं किया जाता है। चौथा ये है कि इसमें जो जितने भी बैंक्स आते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, सारे बैंक्स में ये कवर होते हैं। सारे बैंक्स के एम्प्लॉय को बोनस देना अनिवार्य होता है। साथ ही ये जानते हैं, अगर कोई ऑफिशियल गेजेटेड ऑफिसर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर बोनस एक्ट लागू करना चाहती है, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को 19 एम्प्लॉय पर ही मेंटेन करके रख रही है, मतलब पूरे 1 साल के काउंटिंग ईयर में वो कभी 20 एम्प्लॉय होने ही नहीं दे रही है। लेकिन ये चीज़ कोई ऑफिशियल गैजेटेड ऑफिसर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में भी बोनस एक्ट को लागू किया जाए, तो उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर ऑफिशियल गैजेटेड ऑफिसर 2 मंथ का नोटिफिकेशन देके सबमिट करेंगे, तो वहाँ से अप्रूवल लेके वो उस फैक्ट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि बोनस लेने के लिए एम्प्लॉय के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, जो कि अभी 2015 के अमेंडमेंट में चेंज हुआ है,
पहले एम्प्लॉय जो अप टू 10,000 जिनका बेसिक प्लस डीए होता था, वो लोग ही माने अप टू 10,000 तक ही बोनस के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन इसको इंक्रीज़ करके 21,000 हो गया है। मतलब जिन एम्प्लॉय की भी सैलरी बेसिक प्लस डीए 21,000 तक है, उन्हें कंपनी नेसेसरीली ही बोनस देगी ही देगी। वो मतलब लीगल तरीके से वो एम्प्लॉय बोनस पाने के हकदार होते हैं। और दूसरी क्राइटेरिया ये है कि वो जो एम्प्लॉय होंगे पिछले अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन तो काम किया ही होगा। मतलब वो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर हम लोग सब जानते हैं अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है। इस अप्रैल टू मार्च का जो अकाउंटिंग ईयर है, इसमें कम से कम उन्होंने 30 दिन का काम किया हो। ये बोनस जो है केवल जो रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं केवल उनके लिए नहीं है, ये बोनस टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है, सीजनल एम्प्लॉय के लिए भी होता है, जैसे जूट उद्योग हो गया, शुगर उद्योग हो, शुगर फैक्ट्री हो गया, ये सब में जो सीजनल वाइज वर्क करते हैं उनको भी बोनस देना ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप हो गया, मतलब कि जो ट्रेनिंग पे है वो भी बोनस के लिए हकदार के लिए एलिजिबल होते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय जो भी वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ आउटपुट दे रहा है, वो एलिजिबल है बोनस पाने का। अब चलिए ये जानते हैं कि बोनस कब तक मिल जाना चाहिए। बोनस एक्ट 1965 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि बोनस एम्प्लॉय को मनी के रकम में दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मिठाई का डिब्बा दे दिए या फिर कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे दिए, वैसा नहीं है। बोनस हमेशा पेमेंट करना चाहिए, मतलब मनी के फॉर्म में ही दिया जाना चाहिए। और ये भी साथ में मेंशन किया हुआ है पेमेंट्स बोनस एक्ट में कि ये बोनस जो है फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के करीब जो 8 महीने के भीतर एम्प्लॉयज़ को बोनस का दे देना चाहिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को बोनस दुर्गा पूजा या दिवाली के टाइम पे देती है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर तक उन्हें बोनस को पे करना होता है। इसलिए मार्च अप्रैल से लगभग 8 महीने, जो कि मार्च अप्रैल से 8 महीने के भीतर आता है, इसलिए ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है उसे दिवाली बोनस या पूजा बोनस भी कहा जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो प्रॉपर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर वो अपने बोनस पेमेंट को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस होगा वो गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही किया जाएगा, वरना कंपनी अगर लॉस में भी रहे तो उसे मतलब बोनस देना अनिवार्य है, जब तक वो उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिलता है कि वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो 30 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर कोई बीमार पड़ गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैटरनिटी लीव में चला गया, तो क्या वो बोनस उसे नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, वो भी एलिजिबल है बोनस पाने के लिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय लीव विथ वेजेस है या फिर लेड ऑफ पर है तो उसे कंटिन्यूअस सर्विस में ही उसे काउंट किया जाएगा। किसी की एक्सीडेंट हो गई है या कोई मैटरनिटी लीव पर है तो वो भी कंटिन्यूअस सर्विस में ही आएंगे। इंडस्ट्रियल लॉ में क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। तो इस चीज़ का तो टेंशन आप लोगों को करना ही नहीं होगा कि आप लोग 30 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर बीमार पड़ गए हैं तो क्या आप एलिजिबल होंगे या नहीं। वो आप एलिजिबल होंगे अगर आप लीव विथ वेजेस में हैं तो। अब चलिए ये देखते हैं किन किन एम्प्लॉयर को बोनस एक्ट में नहीं रखा गया है, मतलब कौन कौन बोनस नहीं भी दे सकते हैं। तो LIC द्वारा जो नियोजित एम्प्लॉयज़ है वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, माने जो LIC में काम करते हैं वो लोग बोनस नहीं, उन लोग को बोनस नहीं मिलेगा। फिर नेवी में जो सर्टेन रूल्स में काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं दिया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, साथ में चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स या सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो गए, इंडियन
रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एम्प्लॉयज़, ये भी यहाँ के भी एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं मिलेगा। आईएफसीआई हो गया, यूटीआई म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं मिलेगा। मतलब ये लोग चाहें तो दे सकते हैं बट और नहीं चाहें तो नहीं दे सकते। साथ ही साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 साल पुरानी नहीं है तो उसकी कंपनी आपको बोनस देने या नहीं देने का हक नहीं रखती है। मतलब अगर उसका खुद का इंटरेस्ट हुआ उस कंपनी का तब वो बोनस देगी, और नहीं इंटरेस्ट हुआ तो नहीं भी दे सकती है। इसमें कोई मतलब उसके एम्प्लॉयज़ एलिजिबल नहीं है बोनस लेने के लिए, कहने का मतलब ये है। अब चलिए ये समझते हैं ये बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये बोनस का जो फॉर्मूला है वो लेबर एप्लीएट ट्रिब्यूनल, जिसे LAT कहते हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने इसका नाम रखा है फुल वेज फार्मूला। मतलब ये जो बोनस का फार्मूला उन्होंने दिया उसका नाम है फुल वेज फार्मूला। ये फार्मूला कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस जो प्रॉफिट होता है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, वो एम्प्लॉय को में डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर को जो अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अपने एम्प्लॉय को देना ही चाहिए। सरप्लस में इसका कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं कि ये अवेलेबल सरप्लस जो हम लोग देख सक रहे हैं वो है क्या, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट होता है उससे डेप्रिसिएशन, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो अंडर सेक्शन 32 में आता है, जितना डेप्रिसिएशन में आता है उन सबको डिवाइड माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे ही कहते हैं अवेलेबल सरप्लस, मतलब उसे ही कहते हैं अवेलेबल प्रॉफिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है। अब ये जो अवेलेबल सरप्लस का जो 60% होता है वो एलोकेबल सरप्लस कहलाता है। और जो फॉरेन कंपनीज़ या MNC कंपनीज़ होती है उनका जो उनके लिए जो होता है 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस वो एलोकेबल सरप्लस कहलाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जितना बोनस के लिए परसेंटेज डिसाइड करती है, मतलब कि एक्चुअली देना तो रहता है मिनिमम 8.33% और मैक्सिमम 20%। इस बीच जितना वो परसेंटेज डिसाइड करती है कि वो अपने एम्प्लॉय को इतना परसेंट देगी, उतना परसेंट एलोकेबल सरप्लस का उतना परसेंट सेट ऑन में एम्प्लॉय को देने के लिए निकाल देती है। अब यहाँ पर दो पार्ट को निकाला जाता है, सेट ऑन और सेट ऑफ। सेट ऑन में वो सारे अमाउंट्स आते हैं जिनको मतलब एम्प्लॉय क्या करती है, डिसाइड की है कि हमको इतना परसेंट एम्प्लॉय को बोनस देना है। वो सारा अमाउंट जितना एलोकेबल सरप्लस का है वो उतना सारा अमाउंट वो सेट ऑन में डाल देती है, और जो बच जाता है अमाउंट उससे एक्सीड कर जाता है वो सारे को वो सेट ऑफ में डाल देती है, ताकि नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने के लिए उन्हें आसानी हो जाए। यही प्रोसेस हर साल चलता रहता है, एवरी ईयर यही चीज़ चलता रहता है। ये सेट ऑन और जो एक्सीड हो गया अमाउंट उसको सेट ऑफ में डाल देती है सेविंग के तौर पर नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी साल लॉस में भी होती है तो इस सेट ऑफ के अमाउंट से वो अपने एम्प्लॉय को बोनस पे कर देती है। इसी वजह से कहा गया है कि फैक्ट्री में प्रॉफिट हो रहे या लॉस, बोनस पे करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक एम्प्लॉयर को ये सेट ऑन और सेट ऑफ मेंटेन करना ही होगा, और सेट ऑफ में हर साल उसे पैसा सेव करके रखना ही होता है। अब ये तो समझ गए कि कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को बोनस मिनिमम 8.33% दे सकती है या मैक्सिमम 20% दे सकती है। लेकिन ये जो इतना परसेंट देगी वो किस पर देगी? वो एक्चुअली बेसिक प्लस DA, जो पूरी सैलरी का जो बेसिक होता है और प्लस DA होता है, ये दोनों को जोड़कर जो अमाउंट होगा उसके ऊपर वो उतना परसेंट सैलरी, उतना परसेंट बोनस देगी, या फिर वो देगी, या फिर जो 100 रुपीज़, ये दोनों में जैसे किसी ठेके वेके में जो काम करते हैं ये उनकी सैलरी बहुत ही कम है तो या तो 100 रुपीज़ या 8.33%, ये दोनों में जो भी ज़्यादा रहेगा वही पे करेगी बोनस के तौर पर। बोनस का कैलकुलेशन जो होता है बेसिक सैलरी और DA पर ही होता है, जो कोई अन्य अलाउंस होता है इसमें नहीं जो ऐड किया जाता है। अब चलिए ये समझते हैं कि सैलरी का लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब बोनस सीलिंग क्या होना चाहिए। हम लोग ये तो जान चुके हैं कि एम्प्लॉयज़ जिसकी सैलरी 21,000 बेसिक प्लस DA है
वही बोनस पाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन है कि बेसिक प्लस डीए का जो अधिकतम लिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, मैक्सिमम जो लिया जाएगा वो 7,000 ही लिया जाएगा, 7,000 से अधिक नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये भी इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर किसी स्टेट में वहाँ का जो मिनिमम वेजेस है 7,000 से अधिक है, तो वहाँ का जो मिनिमम वेजेस डिसाइडेड है उस पे बोनस कैलकुलेशन किया जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक एम्प्लॉय है जो एक इंडस्ट्री में काम करता है, उसकी सैलरी जो है, उसकी वेजेस जो है 19,000 पर मंथ है। मतलब उसकी जो बेसिक प्लस डीए जो सैलरी मैंने यहाँ पर मेंशन की है 19,000 पर मंथ है। तो अब उसका कैलकुलेशन जो मतलब उसकी कंपनी जो है उसको बोनस देती है 8.33% पे। मतलब उसका जो बोनस का कैलकुलेशन होता है 8.33% पे बोनस दिया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? हम लोग तो जानते हैं 21 माने बेसिक सैलरी जिसकी प्लस डीए 21,000 होगी, वही लोग एलिजिबल होंगे। तो ये तो एलिजिबल है, पहली क्राइटेरिया तो ये फुलफिल हो ही जा रही है, क्योंकि इसकी बेसिक प्लस डीए की जो सैलरी है, यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर बेसिक प्लस डीए ही ली हूँ 19,000। तो ये 21,000 से कम है, तो ये तो फुलफिल हो रही है। लेकिन ये 19,000 पे इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले देखे थे कि 7,000 पर ही कैलकुलेशन किया जाएगा। ये 7,000 ये भी 2015 के अमेंडमेंट में चेंज होकर के 7,000 हुआ। इससे पहले जो कैलकुलेशन होता था वो 3,500 पर होता था। अब ये 7,000 पे कैलकुलेशन हो रहा, मतलब कि 7,000 से अधिक जितना भी रहेगा अमाउंट बेसिक प्लस डीए, उसका कैलकुलेशन 7,000 पर ही होगा। तो चूँकि जैसा बताया जा रहा है कि 8.33% पे पेमेंट किया जाता है, तो 7,000 का 8.33% 583। अब 583 को चूँकि पूरे ईयर का साल भर का दिया जाता है, तो 583 को 12 महीने में इंटू किया जाएगा, और टोटल इनका अमाउंट आएगा बोनस का 6,997। ये एज जनरल मतलब कैलकुलेशन है बोनस का। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, उसका भी एक कैलकुलेशन देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उड़ीसा में अनस्किल एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेस है 31 मार्च 2020 को ये चेंज हुआ है, और ये अपडेट होके 8,940 हो गया, जो कि 7,000 से अधिक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं ली हूँ कि उड़ीसा में एक अनस्किल एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी, यहाँ भी मैं बेसिक प्लस डीए ही ली हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जिसकी सैलरी जो बेसिक प्लस डीए है 10,000 पर मंथ है। तो और उसका जो बोनस दिया जा रहा है एम्प्लॉय को 8.33% पे दिया जा रहा है। तो उसका जो बोनस होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो बोनस का कैलकुलेशन हम लोग जैसे लास्ट स्लाइड में देखे 7,000 पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले स्लाइड में हम लोग ये भी जाने थे कि अगर आपके स्टेट में न्यूनतम मतलब मिनिमम वेजेस या मिनिमम सैलरी जो है वो 7,000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस पर ही बोनस का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है अनस्किल एम्प्लॉय का उड़ीसा में 8,940। यहाँ पर कैलकुलेशन भी 7,000 पर नहीं होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन जो होगा वो 8,940 पर होगा। तो 8,940 का 8.33% 744.70 है। अब इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,936, मतलब उस पर्टिकुलर अनस्किल एम्प्लॉय को जो बोनस दिया जाएगा वो दिया जाएगा 8,936 रुपीज़। तो कहने का मतलब है कि 7,000 अगर किसी स्टेट में मिनिमम वेजेस 7,000 से कम है, 7,000 वहाँ के मिनिमम वेजेस से कम है, तो वहाँ का जो कैलकुलेशन बोनस का कैलकुलेशन होगा 7,000 पर होगा। बट अगर वहाँ पर मिनिमम वेजेस उस स्टेट के एम्प्लॉयज़ का 7,000 से अधिक है, तो उसका जो बोनस कैलकुलेशन होगा उसी मिनिमम वेजेस पर ही किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं
अब ये देखते हैं किस किस सेक्टर में बोनस जो है वो नहीं दिया जाएगा। जैसा कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के सेक्शन 18 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स को वायलेट करता है, वहाँ पर राइट्स करवाता है, किसी तरह का वहाँ का प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, चोरी करता है, या फिर किसी एम्प्लॉय पर लीगल वगैरह केसेस में वो फंसा हुआ है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसा एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये क्लियरली सेक्शन 18 में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के सेक्शन 18 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब चलिए ये देखते हैं, अगर कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो इस कंडीशन में नहीं रहता कि फैक्ट्री आकर बोनस ले सके, तो ऐसे केस में बोनस क्या उसे नहीं दिया जाएगा? जी नहीं, उसे भी बोनस मिलेगा। उसे बोनस मैंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के सेक्शन 22 में ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय बोनस लेने में असमर्थ होता है, वो बोनस नहीं ले पाता है, तो उसके लीगल हायर को बोनस दिया जाना अनिवार्य है। वो लीगल हायर को एक प्रूफ सबमिट करना होगा कि वही सबसे क्लोज रिलेशन में है। इसके कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स एंड इंस्पेक्टर, मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को एक इंस्पेक्टर नियुक्त करना होगा, और वो इंस्पेक्टर जो रहेगा वो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा कम से कम 5 सालों तक के लिए। मतलब कि बोनस दिया जा रहा है, सेट ऑन में कितना पैसा है, सेट ऑफ में कितना पैसा रखा गया है, ये सारे चीज़ों का एक डिटेल्स जो है उसे रजिस्टर बना के रखना होगा, रिकॉर्ड रखना होगा। और ये जो इंस्पेक्टर होगा वो एक ऑफिशियल गेजेटेड ऑफिसर ही होगा। उससे कम रैंक वाले लोग उससे कम जो रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है उसे रखने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। अब चलिए ये देखते हैं कि अगर बोनस का एक्ट का कोई पालन नहीं करता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के अंदर आते हुए भी इस मतलब नहीं पालन करते हैं, मतलब कि अपने एम्प्लॉय को बोनस नहीं देते हैं, मतलब इसका रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में उस एम्प्लॉयर को एक निश्चित अवधि के लिए जेल माने इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जेल दिया जाएगा, जो कि ये जो समय है ये बढ़ा करके 6 महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर एक सर्टेन अमाउंट का जुर्माना दिया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। ये जो सर्टेन अमाउंट है ये भी बढ़ा करके 1000 तक किया जा सकता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों ही लगाया जाता है, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट भी होता है और उस एम्प्लॉयर को फाइन भी देना पड़ता है। अब ये समझते हैं कि कंपनी अगर बोनस देने से इनकार करती है तो एम्प्लॉय जो है वो बेचारे क्या करें, वो कहाँ कंप्लेन करें। तो अगर आप बोनस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये पहले तो ये समझ लीजिए कि आप बोनस एक्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आपकी कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है आपकी कंपनी, तो अगर आपकी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो कंप्लेन रीजनल लेबर ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आपकी कंपनी आ रही है तो लेबर कमिश्नर माने ऐसे लोगों को कीजिए जिनका पोस्ट जो है लेबर कमिश्नर से नीचा नहीं हो। मतलब इसके तहत संबंधित लेबर ऑफिसर को ज़रूरत पड़ने पर क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर करने का भी राइट होता है। कहने का मतलब है कि आप जो है क्रिमिनल कोर्ट में अगर आपको बोनस नहीं मिल रहा है तो आप लेबर ऑफिसर की मदद से, उनकी हेल्प से आप क्रिमिनल कोर्ट में भी जाकर इसके लिए अपने बोनस के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो ये जो था अब तक मैंने पूरा डिटेल्स पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पर बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बारे में सारी जानकारियाँ मिल ही गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास किसी भी तरह के सवाल है तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने में बहुत ही खुशी होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, फैमिलीज़ सबके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें हर किसी के पास ये बोनस से रिलेटेड हर कुछ जानकारी उन सब तक पहुंच पाए। अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।